तो आज हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहली एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्वड मेक एन AP एंड Y, यानी कि जो हमें पार्ट्स दिए गए हैं उनमें जो लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्वड है कहाँ पे AP बनेगा और कहाँ पे AP नहीं बनेगा, और अगर बनेगा तो क्यों बनेगा, उसका रीज़न भी हमें देना है। सबसे पहला पार्ट अगर हम देखें तो इसमें मैंने थ्योरी पहले से ही लिख के रखी है, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है इस पहले वाले क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चन जो इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, उसमें मैं आपके साथ साथ लिखूँगा। आपको अभी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लास्ट में मैं आपको इस पूरे क्वेश्चन यानी चारों पार्ट्स का स्क्रीनशॉट लगा दूँगा, आप फिर आराम से कॉपी कर सकते हैं। फ़िलहाल आप समझने पे ध्यान दीजिए। अगर हम बात करें पहले पार्ट की, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, ये जो यहाँ पर ये लाइन लिखी गई है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, यहाँ तक जो ये लाइन है इसी का हमें AP बनाना है। द टैक्सी फेयर ऑफ द ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for the each additional kilometer, यानी कि पहले किलोमीटर के लिए ₹15 हमें चार्ज करता है टैक्सी ड्राइवर। उसके बाद जितने भी आप किलोमीटर चलेंगे उस हर एक किलोमीटर के लिए आपको ₹8 देना पड़ेगा एडिशनल। ठीक, तो फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A1 से, जो कि पहली टर्म होगी हमारी ₹15। फेयर फॉर द सेकंड किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए ₹15 लगे थे और अब एक और एडिशनल किलोमीटर हम चले यानी कि ₹8 और देने पड़ेंगे, तो प्लस ₹8 हो गए ₹23। उसके बाद फेयर फॉर द थर्ड किलोमीटर जिसको हम A3 से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 किलोमीटर के लिए ₹23 लगे थे, तो 3 किलोमीटर के लिए 23 प्लस ₹8 यानी कि ₹31 लगेंगे। ऐसे ही फेयर फॉर द फोर्थ किलोमीटर A4 ₹31 जितना हमें थर्ड किलोमीटर के लिए लगा था, और प्लस एडिशनल ₹8 तो हो गए ₹39। तो अब हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, जो हम निकालेंगे D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 से। तो A2 कितना हमारे पास 23, A1 कितना है हमारे पास 15, जो कि आता है 8। आप यहाँ पर ₹23 माइनस ₹15 इज इक्वल टू ₹8 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे थोड़ा बेहतर लगता है क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमें खाली टर्म्स में लिखना बेहतर होता है। आप यहाँ पे रुपीज़ भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। और एक और बार हम D निकालेंगे, D इज इक्वल टू, इस बार हम A3 माइनस A2 करेंगे। पहले हमने किया था A2 माइनस A1, अब करेंगे A3 माइनस A2। उसके बाद हम करेंगे A4 माइनस A3। तो अब करेंगे हम A3 माइनस A2 जो कि आता है 31 माइनस 23 जो आता है 8। पहले भी हमारा D 8 आया था, इस बार भी D 8 आया है। अब हम देखते हैं कि एक और बार D कितना आता है, तो अब हम निकालेंगे D इज इक्वल टू A4 माइनस A3 जो कि आता है 39 माइनस 31 जो कि आता है 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम दैट इज़ 8, आप लिख सकते हैं सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम दैट इज़ D इज इक्वल टू 8, या आप लिख सकते हैं दैट इज़ 8 या दैट इज़ D इज इक्वल टू 8 इस लाइन के बाद। देयरफॉर द लिस्ट ऑफ टर्म्स मेक एन AP। तो पहला पार्ट आपका कंप्लीट होता है। तो हम दूसरा पार्ट करेंगे, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है मैं आपको शॉर्ट टर्म्स में एक्सप्लेन करूँगा। अगर हमारे पास एक सिलेंडर है, यहाँ पे इसमें एयर है और अब हम इसमें से एयर बाहर निकाल रहे हैं, द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर। देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले, अगर इसमें x अमाउंट ऑफ एयर है तो वैक्यूम की मदद से हम 1/4 ऑफ द टोटल एयर निकाल रहे हैं इसमें से, यानी कि x में से हम कितना निकालेंगे, -1/4 ऑफ x। x में से हम कितना गैस निकालेंगे, 1/4 ऑफ द जितना इसमें टोटल गैस कितना था 1/4 इंटू x। ठीक, अब इसमें कितना गैस रह गया, अब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4x माइनस 1x डिवाइडेड बाई 4, ये कितना आएगा 3x/4। यानी कि अब हमारे पास सिलेंडर में कितना गैस है 3x/4, क्योंकि 1/4 ऑफ द टोटल गैस हमने रिमूव किया। अब हमारे पास जो सिलेंडर है उसमें कितना गैस है 3x/4। अब हम एक और बार वैक्यूम की मदद से कितना गैस निकालेंगे, 1/4 ऑफ द टोटल गैस जितना इसमें अब रिमेनिंग है। अब इसमें कितना रिमेनिंग है 3x/4, इसमें से हम 1/4 निकालेंगे, यानी कि
3x/4 से हम कितना निकालेंगे 1/4 ऑफ द टोटल गैस। इस वक्त इसमें टोटल गैस x नहीं है क्योंकि हमने पहले ही x में से 1/4 ऑफ द x निकाला, जिसमें कि अब टोटल गैस बचा था 3x/4 इसमें अब टोटल गैस है। अब इसी गैस में से हम निकाल रहे हैं 1/4 ऑफ द टोटल गैस प्रेजेंट इन दिस सिलेंडर, यानी कि 3x/4। अब जितना इसमें गैस था उसमें से भी हमने 1/4 ऑफ दिस गैस बाहर निकाला, यानी कि इसमें 3x/4 था, अब हमने इस 3x/4 का 1/4 बाहर निकाला, यानी 1/4 ऑफ 3x/4 हमने बाहर निकाला। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे ही हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर बी x। हम मान लेते हैं सिलेंडर जो हमारे पास स्टार्टिंग में है उसमें x अमाउंट ऑफ एयर है। एयर रिमूव्ड इन द फर्स्ट स्ट्रोक, वैक्यूम पंप की मदद से जो हमने सबसे पहले एयर निकाला, तो पहले स्ट्रोक में हम मान लेते हैं कि एयर रिमूव्ड इन द फर्स्ट स्ट्रोक उसको हम A1 से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हमारी पहली टर्म होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि एयर रिमूव्ड इन द फर्स्ट स्ट्रोक इज इक्वल टू x माइनस 1/4 ऑफ द x, यानी कि उसमें जब टोटल x था प्रेजेंट स्टार्टिंग में, उसमें से हमने 1/4 बाहर निकाला। ठीक, तो कितना आएगा आपको सॉल्व करना तो आएगा ही, एलसीएम निकालिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की आपकी मर्जी है, तो आएगा 3x/4। पहली टर्म हमें मिल चुकी है, यानी A1 हमें मिल चुका है। अब एयर रिमूव्ड इन द सेकंड स्ट्रोक, जिसको हम A2 से रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास अब कितना गैस बचा है सिलेंडर में 3x/4। इसमें से भी हम अब हम 1/4 बाहर निकालेंगे, यानी कि 3x/4 से हम 1/4 ऑफ 3x/4 बाहर निकालेंगे। तो इसको हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे, 3x/4 माइनस 3x/16, आप इसका एलसीएम निकालेंगे जो 16 आएगा। फिर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, 4 की टेबल में 16 कहाँ आता है, 4 4 16, 4 3 12, यानी कि यहाँ पे 12x आएगा। 16 की टेबल में 16 कहाँ पे आता है, 1, 16 1 1 इंटू 3 वो आएगा 3, यानी कि 3x आएगा। यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना तो आता ही होगा, तो आप खुद सॉल्व कीजिएगा या आराम से। एयर रिमूव्ड इन द थर्ड स्ट्रोक, इसको हम A3 से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि आएगा 9x/16। अब इसमें कितना बचा था जब हमने दूसरी बार भी इसमें से एयर निकाला था, अब इसमें टोटल कितना बचा है 9x/16, तो 9x/16 से भी हम 1/4 निकालेंगे बाहर, यानी 9x/16 से हम कितना माइनस करेंगे 1/4 ऑफ द 9x/16, जिसको आप फिर से एलसीएम निकालेंगे 16 और 64 का, जो कि आएगा 64। तो अब 16 इंटू 4 होता है 64, 4 9 36, 64 1 64, 1 इंटू 9 इज 9x, जो आएगा 27x/64। अब एयर रिमूव्ड इन द फोर्थ स्ट्रोक, जिसको हम A4 से रिप्रेजेंट करेंगे, वो कितना आएगा, अब इसमें कितना एयर बचा था 27x/64, यानी 27x/64 में से 1/4 ऑफ द 27/64 इंटू x हम माइनस करेंगे। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 256, 64 इंटू 4 आएगा 256, 4 इंटू 27 आएगा 108, अब 256 इंटू 1 आएगा 256, 1 इंटू 27 आएगा 27, यानी 108x माइनस 27x डिवाइडेड बाई 256, जो कि आएगा 81x/256। तो हमारे पास जो टर्म्स है वो है A1 कितना था हमारे पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3x/4, A2 कितना था 9x/16, A3 कितना था हमारे पास 27x/64, और A4 हमारे पास था 81x/256, जो कि हमने यहाँ पे लिखे हैं। अब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया तो हमारे पास जो एक लिस्ट ऑफ टर्म्स है ये AP बनाते हैं। कॉमन डिफरेंस इस टाइम है A2 माइनस A1, यानी कि A2 में से A2 कितना हमारे पास 9x/16, सॉरी यहाँ पर D लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, सॉरी, तो मैंने अब उसको करेक्ट कर दिया है। सबसे पहले हम निकालेंगे D, A2 माइनस A1, A2 हमारे पास कितना है 9x/16, A1 कितना हमारे पास 3x/4, तो 9x/16 में से हम 3x/4 को माइनस करेंगे, इन दो का एलसीएम जो है वो 16 आएगा। फिर आप देख सकते हैं कि 16 1 16, 1 इंटू 9 इज 9, 4 4 16, 4 3 12, जो आएगा माइनस 3x/16। अब हम निकालेंगे एक और बार D, इस टाइम हम A3 में से A2 माइनस करेंगे, तो A3 कितना हमारे पास 27x/16, A2 कितना हमारे पास 9x/16,
तो हम इन दो का एलसीएम निकालेंगे जो कि आएगा 64 64 इंटू 1 64 1 इंटू 27 इज 27 यानी अब 16 इंटू 4 ज़ार 64 4 9 ज़ार 36x जो कि आएगा -9x/64। पहली बार हमें जब d निकाला था तो वो आया था -3x/16, अब आया है -9x/64 यानी कि d सेम नहीं आ रहा है। तो since d is not same every time the given list of terms doesn't form an AP। अब हम देखेंगे इसके बाद थर्ड पार्ट। तो अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यानी कि हमें एक कुआं खोदना है जिसके लिए सबसे पहला मीटर जब हम खोदेंगे तो उसके लिए 150 रुपीज़ लगते हैं। उसके बाद आप जितने भी मीटर खोदते जाएंगे आपको 50 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे हर किसी 1 किलोमीटर के लिए। तो अब उसको ऐसे लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 1 मीटर जिसको हम A1 से रिप्रेजेंट करेंगे वो आएगा 150 यानी कि पहला मीटर जब हम खोदेंगे तो उसके लिए 150 चार्ज होगा। कॉस्ट फॉर डिगिंग फॉर 2 मीटर A2 इसको हम A2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमने एक और मीटर खोदा तो अब हमें पहले किलोमीटर में 50 रुपीज़ और ऐड करने होंगे यानी कि अब 200 रुपीज़ हमें लगेंगे। अब 3 मीटर खोदने के लिए कॉस्ट फॉर डिगिंग फॉर 3 मीटर, अब हमने एक और मीटर खोदा तो अब हमें और 50 रुपये देने पड़ेंगे यानी ₹200 + 50 ठीक वो आया 250। इसी तरह से 4 मीटर खोदने के लिए और 50 रुपये देने पड़ेंगे यानी कि 300 रुपीज़। द लिस्ट ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या है A1 हमारे पास है 150, A2 हमारे पास है 200, A3 हमारे पास है 250, A4 है हमारे पास 300। अब अगर हम D निकालेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे A2 - A1 जो आएगा 200 - 150 जो आएगा 50। अब हम निकालेंगे एक और बार D, अब इस बार हम निकालेंगे A3 - A2 जो आएगा 250 - 200 जो कि आएगा 50। एक और बार हम D निकालेंगे पूरी तरह से प्रूव करने के लिए। तो इस बार D = A4 - A3 जो आएगा 300 - 250 जो आएगा 50। तो सिंस द D इज सेम एवरी टाइम यहाँ पर भी D50 आया, यहाँ पर भी D50 आया, यहाँ पर भी D50 आया। देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ टर्म्स फॉर्म एन AP। तो थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। यहाँ पर जो है यहाँ तक जो ये लाइन है इसी की हमें AP बनानी है। When ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। जो हमने मनी डिपॉजिट किया बैंक में उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं ठीक। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 10,000 रुपीज़ और जिस इंटरेस्ट से ये बढ़ रहा है 8% उसको हम कहते हैं रेट, यानी कि जिस रेट से ये बढ़ रहा है इंटरेस्ट किस रेट से बढ़ रहा है 8%, तो हमने रेट लिखा 8%। तो अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर पहले साल में के बाद हमारे पास कितना अमाउंट होगा तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है। यहाँ पर हमने डिपॉजिट किया एट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपको पता ही होगा जिसमें कि अगर यहाँ पर इंटरेस्ट हमारे पास कुछ चढ़ा तो उस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट चढ़ता है फिर। यानी कि अगर हमने पहले डिपॉजिट किया फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ और 10% इंटरेस्ट के हिसाब से एक साल के बाद हमारे पास होगा 110। उसके बाद जो अगले साल इंटरेस्ट चढ़ेगा वो 100 रुपये पे नहीं चढ़ेगा, वो 110 रुपये पे चढ़ेगा। यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ता है। तो एक साल के बाद हमारे पास कितना इंटरेस्ट होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके लिए एक फार्मूला है P × 1 + R/100 ब्रैकेट क्लोज पावर n। P जो यहाँ पर वो प्रिंसिपल अमाउंट है ठीक, वो n जो है यहाँ पर सालों की बात हो रही है एवरी ईयर, तो n जो यहाँ पर है नंबर ऑफ ईयर है ठीक। तो सबसे पहले P जो है वो हमारे पास कितना है 10,000, उसके बाद 1 तो यहाँ पर दिया गया है और R जो हमारे पास है वो है रेट जो कि है 8%, 8 / 100। यहाँ पर अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर यानी कि पहले साल की बात हो रही है तो n कितना आएगा 1। इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर 10,000 आएगा वापस नीचे 100 × 1 वो आएगा 100 + 8, 100 × 1 आएगा 100 यानी कि यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीपल किया तो वो आएगा यहाँ पर ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे तो वो आएगा 100 × 100 + 8 आएगा 108। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कैलसी में भी कैलकुलेटर में भी आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, या फिर आप रफ में भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो फिर अब हम देखेंगे द अमाउंट फॉर सेकंड ईयर यानी कि A2 से हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको। अब आएगा P × 1 + R/100 पावर 2 क्यों आया इस बार, क्योंकि अब सेकंड ईयर की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर n जो है वो 2 आएगा। मैंने पहले ही कहा था n जो हमारे पास है वो नंबर ऑफ ईयर है ठीक। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास सेम ही रहेगा 10,000
यहाँ पर 1 आएगा, आर भी हमारे पास सेम ही होगा, 100 भी सेम है, बस यहाँ पर पावर जो है वो चेंज हो गई। ठीक, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये मैंने पहले ही सॉल्व करके रखा है, तो आता है 11,664। पहले हमारे पास आया था 1 साल के बाद 10,800। ठीक, अब हम देखेंगे तीसरे साल के बाद अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर, जिसको हम A3 से रिप्रेजेंट करेंगे। इस बार भी सेम ही आएगा, बस सिर्फ पावर चेंज होगी। यहाँ पर आप इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो अब हमारे पास आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही बड़ा अमाउंट आता है, 1,25,997 रुपये और कुछ 12 पैसे। इसको आप काउंट नहीं करेंगे, सॉरी यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पर 12,597.12 रुपीज़ है, मैंने यहाँ पर एक और 9 एक्स्ट्रा लिखा था, उसके लिए सॉरी। तो अब मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया है। सबसे पहले अब हम निकालेंगे डी। पहले हम निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 हमारे पास कितना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 11,664 और A1 कितना हमारे पास 10,800। तो 11,664 में से हम 10,800 माइनस करेंगे, जो कि आएगा 864। अब हम एक और बार डी निकालेंगे, इस बार हम A3 माइनस A2 करेंगे। A3 कितना हमारे पास 12,597.12 और A2 कितना हमारे पास 11,664। अब हम करेंगे A3 माइनस A2 यानी कि 12,597.12 में से हम माइनस करेंगे 11,664, जो कि आएगा 933.12। तो पहली बार हमारा डी क्या आया 864, इस बार डी क्या है हमारा 933.12, यानी कि डी हमारा सेम नहीं आया, इसका मतलब ये AP नहीं है। सिंस डी इज़ नॉट सेम एवरी टाइम, देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ टर्म्स डजंट फॉर्म एन AP। थैंक यू सो मच।